नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना के चरणों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो वृहद समूह शिक्षण अधिगम है, उस वृहद समूह शिक्षण योजना की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना के समय जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया की आवश्यकता के प्रमुख तत्वों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही बने बेल आइकन को जरूर दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना के द्वारा किसी भी कार्य को सुनियोजित रूप से संपादित कर उसकी उत्पादकता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वृहद समूह शिक्षण अधिगम है उसके द्वारा हम किसी भी विषय से रिलेटेड हम जो कार्य का सही से सुनियोजित ढंग से एक योजना बनाते हुए उसका संपादन कर सकते हैं और उसके उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं और उसका जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है उस कार्य को हम प्रभावशाली भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना है इसके कुछ चरण हैं, जिसमें पहला चरण है पाठ योजना तैयार करना। दोस्तों, पाठ योजना तैयार करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण माना जाता है। यहाँ पर शिक्षक कक्ष में जाने से पूर्व लेसन प्लान निर्मित करता है कि वो कक्ष में जाकर क्या पढ़ाएगा, कौन सा पाठ पढ़ाएगा, कौन कौन सी शिक्षण विधियां उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना में शिक्षक द्वारा सबसे पहले पाठ योजना निर्मित की जाती है। सबसे पहले हमें पाठ योजना तैयार करने के लिए क्या करना होता है, विषय वस्तु का विश्लेषण करना होता है। जब हम विषय वस्तु का अच्छी तरह विश्लेषण कर लेंगे तभी जो आवश्यक प्रत्यय हैं, तथ्य हैं एवं सिद्धांत उनको पहचान सकते हैं। दोस्तों, शिक्षण के दौरान हम कई प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के तथ्यों और सिद्धांतों का शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे कि जो शिक्षण का उद्देश्य है वो सफलता की ओर जाता है। शिक्षक और छात्र के मध्य अच्छे से अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ पर तथ्यों एवं सिद्धांतों को पहचान कर जो उनसे संबंधित उद्देश्य होते हैं उन्हें उद्देश्यों को तैयार किया जाना आवश्यक होता है। छात्रों को कक्षा में सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक आवश्यक बिंदु से संबंधित सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रयोग से संबंधित मूर्त उदाहरणों की योजना बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जब शिक्षक द्वारा संबंधित अध्याय की पाठ योजना निर्मित की जाती है तो शिक्षक द्वारा प्रत्येक बिंदु पर आधारित शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि शिक्षण के प्रति छात्रों की रुचि जागृत हो और छात्र शिक्षण में रुचि लेते हुए अच्छा अधिगम कर सके। शिक्षक को छात्रों के सामने ऐसे मूर्त उदाहरण रखने चाहिए जिससे कि छात्रों को पाठ शीघ्र समझ में आ जाए और शीघ्र समझ में आने से छात्र उसका अधिगम करते हुए पाठ से संबंधित जो भी विषय वस्तु है, जो भी तथ्य हैं या जो भी प्रश्न है
उनका सही से वो अधिगम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना का पहला चरण पाठ योजना तैयार करना। इसके बाद दूसरा चरण है शिक्षण माध्यम का चयन। दोस्तों यहाँ पर शिक्षण माध्यम के चयन में क्या होता है, पाठ की योजना तैयार करने के बाद शिक्षण के माध्यम का चयन करना आवश्यक बिंदु होता है। शिक्षण के माध्यम का अर्थ है कि किस प्रकार कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम करवाया जाएगा। उसके लिए प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया आदि साधनों में से किसका प्रयोग किया जाएगा। छात्रों और शिक्षक के मध्य जो शिक्षण की भाषा है, शिक्षण का माध्यम है, वो क्या होगा, हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा, या शिक्षक द्वारा कोई प्रोजेक्टर प्रयोग में लाया जाएगा, या कोई कंप्यूटर लाया जाएगा, या कोई डिजिटल बोर्ड लाया जाएगा, या श्रव्य दृश्य सामग्री लाई जाएगी। इन सब का चयन शिक्षक द्वारा किया जाता है। तभी जाकर जो वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना है ये सफलता की ओर जाती है और छात्रों को अच्छा अधिगम होता है, छात्र प्रगति करते हैं। इसके बाद वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना का थर्ड चरण है मूल्यांकन। शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। इसकी भी योजना उद्देश्यों के अनुरूप की जानी चाहिए। मूल्यांकन के लिए छात्रों से प्रत्येक प्रश्न पूछना, छात्रों के नोट्स देखना, उनसे प्रतिपुष्टि लेना, लघु परीक्षा लेना, प्रश्नावली भरवाना आदि विधियां अपनाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर जब वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले लेसन प्लान तैयार किया जाता है। लेसन प्लान तैयार करने के बाद शिक्षण का माध्यम चुना जाता है और शिक्षण के माध्यम के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अब दोस्तों छात्रों से हम कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से भी हम छात्रों का मूल्यांकन मौखिक रूप से भी ले सकते हैं, लिखित रूप से भी ले सकते हैं, और शिक्षक द्वारा जो कक्ष में पढ़ाया जाता है और शिक्षक द्वारा जो नोट्स लिखवाए जाते हैं उन नोट्स को भी देखना चाहिए और छात्रों से भी प्रतिपुष्टि लेनी चाहिए कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है यह आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या मेरे शिक्षण में आपको और क्या अपेक्षित है, मैं ऐसी कौन सी कार्य योजना या ऐसा कौन सा तरीका और अपनाऊं कि आपको अच्छा अधिगम हो सके। ऐसी मूल्यांकन प्रणाली यहाँ पर शिक्षक द्वारा संपादित की जाती है। दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के अधिगम का पता लगता है और अधिगम के द्वारा ही उनका परिणाम आता है और वह परिणाम उपलब्धि के रूप में छात्रों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। अब दोस्तों हम आपसे चर्चा करते हैं वृहद समूह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या। देखिए जो वृहद समूह शिक्षण होता है इसकी अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम की शुरुआत में पूर्व प्रकरण का सारांश देकर पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कराते हुए आगामी उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। दोस्तों आपने देखा है जब हम लेसन निर्मित करते हैं तो वहां पर हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। अब दोस्तों हम शिक्षण के दौरान प्रस्तावना के प्रश्नों का उपयोग भी करते हैं और दोस्तों आप सब जानते हैं जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं ये छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और वहां पर ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके। तो दोस्तों यहाँ पर जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है तो यहाँ पर छात्रों के पूर्व ज्ञान या पूर्व प्रकरण पूर्व अध्याय के आधार पर उनको सारांश बताया जाता है कि बेटाओ हमने कल इस विषय में अध्ययन किया था, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आपने होमवर्क किया कि नहीं हुआ। तो इस तरह कई पूर्व शिक्षण की बातें
कार्य छात्रों से पूछा जाता है। उसके बाद जो वर्तमान में आज जो पढ़ाया जाएगा उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। छात्रों को बताया जाता है कि बच्चों आज हम इस विषय के बारे में, इस प्रकरण के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रकरण में मुख्य बिंदुओं का वर्णन उदाहरणों, दृश्य श्रव्य माध्यम आदि से कराया जाता है। उदाहरण शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा दिए जा सकते हैं। दोस्तों, जब शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षण करवाया जाता है उस दौरान शिक्षक द्वारा कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे कि छात्रों को पाठ शीघ्र समझ में आ जाए। शिक्षक द्वारा कई प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। वो शिक्षण बिंदुओं से रिलेटेड चित्र छात्रों को बताते हैं, प्रतिकृतियां बताते हैं, मॉडल बताते हैं। कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से छात्रों को अधिगम करवाने का प्रयास शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया चलती है तो उस समय कई उदाहरण जो शिक्षक को याद नहीं है वो उदाहरण छात्रों द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं और शिक्षक तो उदाहरण देता ही देता है। और दोस्तों, शिक्षक को कक्ष में मूर्त और अनुभव के आधार पर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम हो सके। शिक्षण बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को श्याम पट पर लिखा जाता है एवं उनसे संबंधित सामग्री भी छात्रों के पास होती है जिसे देखकर वह प्रतियों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है तो शिक्षण के दौरान विषय वस्तु से रिलेटेड कई शिक्षण बिंदु ऐसे होते हैं जो छात्रों के लिए अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं को श्याम पट पर लिख देना चाहिए और शिक्षक को उन शिक्षण बिंदुओं को अच्छे से छात्रों के सामने एक्सप्लेन कर देना चाहिए जिससे कि छात्रों को अच्छी तरह उस विषय वस्तु या उस प्रकरण के बारे में अच्छी तरह अधिगम हो जाए। और यहाँ पर शिक्षक द्वारा ऐसी शिक्षण सामग्री भी प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, मान लीजिए छात्रों को महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है तो महाराणा प्रताप का एक मॉडल या चित्र छात्रों को बताते हुए संपूर्ण जो पाठ है उसके बारे में चित्र को दिखाते हुए हम महाराणा प्रताप की विस्तृत व्याख्या छात्रों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण में शामिल सभी बिंदुओं को पढ़ाया जाता है तथा बीच बीच में प्रश्न उत्तर एवं अन्य गतिविधियों तथा मस्तिष्क उद्वेलन एवं चर्चा आदि के द्वारा छात्रों को सक्रिय रखा जाता है। दोस्तों, कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्रों को जितना सक्रिय रखा जाएगा उतना ही छात्रों को अच्छा अधिगम होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित होगी। इसके लिए शिक्षक बीच बीच में छात्रों से प्रश्न करता है। प्रश्न करते हुए वो कई प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री बताता है जिससे कि छात्र वो क्या करते हैं, क्या टीचर द्वारा क्या बताया जा रहा है तो वो उनका ध्यान इधर श्याम पट की तरफ होगा। और यहाँ पर एक शब्द है मस्तिष्क उद्वेलन। देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन के बारे में मैंने पूर्व क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर छात्रों के सामने ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रकरण या ऐसे शिक्षण बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं कि छात्र चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएं। वो छात्र अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को चिंतन द्वारा, मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा बाहर निकाले। तो यहाँ पर मस्तिष्क उद्वेलन विधि या चर्चा विधि आदि का भी सहारा शिक्षक द्वारा लिया जाता है। मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराया जाता है एवं प्रकरण अथवा विषय वस्तु का सारांश दिया जाता है तथा अंत में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन कर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का आंकलन किया जाता है। दोस्तों, जब कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है तो उस दौरान पाठ में कई ऐसे शिक्षण बिंदु आ जाते हैं जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे
महत्वपूर्ण बिंदुओं को शिक्षक द्वारा और छात्रों के द्वारा बार बार दोहराया जाता है और वहां पर प्रकरण अथवा विषय वस्तु का सारांश भी छात्रों को बताया जाता है। दोस्तों, कक्ष में शिक्षण के दौरान जैसे हम भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो भाषा अध्ययन के दौरान हम छात्रों को किसी का चित्र मॉडल दिखाकर सारांश कथन अच्छे से छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो जो शुरू में जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में सोचा जाता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो कितना सफल हुआ, कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी चली, छात्रों ने कैसे उत्तर दिए, छात्रों का ध्यान कहाँ था, छात्रों ने शिक्षण में रुचि ली कि नहीं ली, इन सभी विषयों पर शिक्षक चिंतन करता है और छात्रों को फीडबैक भी देता रहता है। तभी तो जाकर शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया सही से चलती रहेगी और छात्र अधिगम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं वृहद समूह शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक तत्व। यहाँ पर पहला तत्व सुसंगठित ज्ञान का आधार। नए अधिगम के प्रारंभ में हमेशा पूर्व ज्ञान एवं अनुभव को आधार बनाना चाहिए। जो भी शिक्षक द्वारा समूह को दिया जाना है, उसे सुसंगठित कर शिक्षण अधिगम की योजना बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, कक्ष में यदि एक शिक्षक छात्रों को सही से पढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए वो छात्रों को अच्छा अधिगम हो, इस हेतु शिक्षक को एक सुसंगठित शिक्षण अधिगम योजना बनानी होती है। इस सुसंगठित शिक्षण अधिगम योजना में शिक्षक द्वारा छात्रों का पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव प्रयोग करते हुए ही वर्तमान शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ सह संबंधित करते हुए छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तभी जाकर जो शिक्षण का उद्देश्य है वो सफल होगा और छात्र छात्राओं को अच्छा अधिगम होगा। छात्र छात्रा अच्छा अधिगम करते हुए अच्छा परिणाम देंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षक को सुसंगठित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर बनानी चाहिए। इसके बाद प्रेरणात्मक संदर्भ। वृहद समूह शिक्षण अधिगम वातावरण में आंतरिक अभिप्रेरणा का विकास करना चाहिए। छात्रों को अधिगम के उद्देश्य एवं अधिगम दोनों सार्थक प्रतीत होने चाहिए, वो उनके जीवन से संबंधित होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हमने अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो अभिप्रेरणा है ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है। लेकिन शिक्षण के दौरान एक शिक्षक द्वारा छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए। शिक्षक को ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए कि छात्रों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, छिपी हुई जो अभिप्रेरणा है वो बाहर निकले, छात्रों में जोश आ जाए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस विषय को पढ़ सकते हैं, इस विषय के प्रश्नों को हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं और हमारा जब मूल्यांकन लिया जाए तो हम वहां पर परीक्षा हॉल में इस विषय से रिलेटेड अच्छे से लिख सकते हैं और कक्ष में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अपना और अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों, विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह छात्र छात्राओं के सामने शिक्षक को प्रेरणात्मक संदर्भ रखने चाहिए, बीच बीच में मोटिवेट करते रहना चाहिए। शिक्षक जितना छात्रों को मोटिवेट करेगा, शिक्षण की सफलता उतनी ही दोगुनी हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है शिक्षक द्वारा प्रेरणात्मक संदर्भों के अंतर्गत अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद दूसरों के साथ अंतः क्रियाएं।
कक्षा में वृहद समूह को शिक्षण कराते समय सामूहिक चर्चा भी करानी चाहिए, क्योंकि इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। वह चर्चा में उन्हें अपने चिंतन की व्याख्या करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनके चिंतन में भी सुधार होता है। दोस्तों, जब कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया संपादित हो, उस समय छात्रों की दूसरों के साथ अंतः क्रिया सही रहे। इस हेतु शिक्षक को ऐसे प्रकरणों पर सामूहिक परिचर्चा करवानी चाहिए। ये जो विषय होते हैं ये आधुनिक भी हो सकते हैं, समसामयिक भी हो सकते हैं, प्राचीन भी हो सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक दो और उस पर परिचर्चा कराओ। परिचर्चा कराने से छात्र सक्रिय रहते हैं। सभी छात्रों को चिंतन करने का अवसर मिलता है, बोलने का अवसर मिलता है। अब यहाँ पर सामूहिक परिचर्चा में एक छात्र बोलेगा तो अन्य छात्रों को भी ठीक से अधिगम होगा। इसलिए हमेशा शिक्षक को परिचर्चा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये सही से संपादित हो और छात्रों को अच्छा अधिगम हो सके। अधिगम क्रियाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र सक्रिय रहना पसंद करते हैं, इसलिए अधिगम क्रियाएं वृहद समूह को ध्यान में रखकर नियोजित की जानी चाहिए, जिससे अधिगम के दौरान छात्र अधिक से अधिक सक्रिय होकर कार्य कर सके। दोस्तों, कक्ष में शिक्षक यदि छात्रों को सक्रिय रखेगा तो छात्रों में आलस नहीं आएगा और छात्र भी शिक्षण में रुचि लेंगे। यदि शिक्षक द्वारा कक्ष में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता तो छात्र क्या करेंगे? छात्र नींद लेने लग जाएंगे, आलसी प्रवृत्ति की हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितना हो सके शिक्षक द्वारा छात्रों को सक्रिय रखना चाहिए और सक्रिय रखते हुए ही उन्हें किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना के चरण, वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना की प्रक्रिया और वृहद समूह शिक्षण अधिगम योजना की आवश्यकता के प्रमुख तत्वों के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को जितना शेयर करते हैं उतना ही हमें मनोबल मिलता है और एक एक किलो खून बढ़ता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो को इसी तरह शेयर करेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाएंगे उन्हें हम यथाशीघ्र बनाएंगे और आपके लिए प्रतिदिन लाइव क्लास लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।